नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। सीधा रुख कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। दिल्ली से खबर है, बीजेपी में टिकट और सीटों पर मंथन लगातार जारी है। कल जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। हरियाणा में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा संभव बताई जा रही है। कई सिटिंग सांसदों के टिकट कट सकते हैं, इस तरह की भी बात सामने आ रही है। सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी उतार सकती है और बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में टिकटों पर मंथन हुआ है। आज शाम कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है, तो लगातार माथापच्ची चल रही है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर, और ये संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी की तरफ से जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है और सभी 10 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या गठबंधन में लोकसभा चुनाव देखने को मिलेंगे बीजेपी और जेजेपी के बीच, या किस तरह के अब आगे समीकरण रहते हैं राजनीतिक लिहाज से। अगर हम बात करें तो संभावना ये जताई जा रही है कि जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, इस पर संशय लगातार बरकरार है। और बात ये भी सामने आ रही है कि सभी 10 की 10 सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ये एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी में टिकट और सीटों पर लगातार मंथन चल रहा है। अब देखना ये होगा कि किन चेहरों पर बीजेपी भरोसा जताती है, कौन से चेहरे लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते हैं। और हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो कि संभव बताई जा रही है बहुत जल्द, और ये भी बात है कि कई सिटिंग सांसदों के टिकट कट सकते हैं। अब ये देखना होगा कि किस लोकसभा सीट से किस सांसद को टिकट मिलती है या फिर नहीं मिलती है। जो मौजूदा सांसद हैं उन पर भरोसा जताया जाता है, और अगर जताया जाता है तो फिर कितनी सीटों पर जताया जाता है, कौन से वो नए चेहरे होंगे जो सामने आ सकते हैं, या फिर वो पुराने चेहरों पर भरोसा जताया जाता है। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो अब आगे आने वाले 2 से 3 दिन में साफ हो जाएंगे अगर बीजेपी की लिस्ट की बात करें तो, क्योंकि जल्द से जल्द सीटों का ऐलान हो सकता है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, क्योंकि मंथन लगातार चल रहा है। बीजेपी में मीटिंग्स का दौर चल रहा है। लगातार आला कमान इस पर विचार विमर्श कर रहा है कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी किन चेहरों पर भरोसा जताए। कल बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। और हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा संभव है, क्योंकि जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें कहा यही जा रहा था कि हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि उसमें जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं विप्लव देव वो शामिल थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद शामिल थे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी शामिल थे। और ये संभावना जताई जा रही थी कि चुनावों के मद्देनज़र हरियाणा के चुनावों पर भी जिक्र हो सकता है, उन पर भी बात हो सकती है। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 6 बजे बैठक है, और कांग्रेस मुख्यालय में भी सीटों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, चाहे बात कर लें हम बीजेपी की चाहे कांग्रेस की। अब ये धरपकड़ तेज है कि किस तरह से सियासी समीकरण साधे जाएं। और इस खबर पर हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुंदर जी, लगातार चर्चा चल रही है कि किस तरह से अब सियासी समीकरण साधे जाएं। कांग्रेस की तरफ से भी शाम 6 बजे मीटिंग है, बीजेपी की तरफ से भी हम लगातार देख रहे हैं, मीटिंग्स का दौर जारी है। हरियाणा के लिहाज से 10 लोकसभा सीटों के लिहाज से आपकी समझ, आपका आकलन क्या कहता है? सुंदर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज में दिक्कत है, आपसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी हमारे साथ जुड़े थे, उनसे हम चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा की सीटों के लिहाज से उम्मीदवारों के नामों पर जिस तरह से माथापच्ची चल रही है उसके लिहाज से अब आगे क्या संभावनाएं हैं और किन चेहरों पर दांव खेला जा सकता है, और अगर कुछ सिटिंग एमपीज की टिकट कटती है तो फिर उसका अल्टरनेट क्या होगा, उसका विकल्प क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि 10 की 10 सीटों पर अब अगर लोकसभा उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो फिर वो चेहरे कौन से होंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ सीटों पर रिप्लेस किया जा सकता है चेहरों को, तो वो कौन सी सीटें होंगी और उनका विकल्प क्या होगा,
गठबंधन के लिहाज से अब आगे क्या संभावना नजर आ रही है? कई सारे बड़े सवाल हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक सीट से 2 से 4 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। अब उनमें से किसी एक नाम को चुनना ये अपने आप में चैलेंजिंग जरूर है, क्योंकि सभी बड़े नेताओं के एक सीट से नाम सामने आना और उनमें से एक को चूज करना अब एक पार्टी के लिए भी निश्चित तौर पर यह समय बहुत चैलेंजिंग होता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी शाम 6 बजे मीटिंग होगी, उसमें भी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा संभव है। संभावना यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में भी इस वक्त हलचल तेज है, और चाहे हम बात बीजेपी की कर लें तो मीटिंग्स का दौर लगातार चल ही रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी शाम 6 बजे मंथन होगा, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ देवेंद्र दत्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी। साथ ही सुरेश रोड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र दत्ता जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। जल्द से जल्द सीटों का ऐलान हो सकता है क्योंकि मंथन लगातार चल रहा है आप लोगों की तरफ से, और यही संभावना जताई जा रही है कि जल्द से जल्द वो नाम सामने आ सकते हैं। अब किस तरह से देख रहे हैं 10 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर गठबंधन के लिहाज से किस तरह की संभावनाएं? अपने यहाँ किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी में कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं रहती। अपने यहाँ एक संगठनात्मक प्रक्रिया काम करती है, उसमें हमारा संसदीय बोर्ड बैठता है और उसके अंदर चिंतन करता है। संभवतः एक बात मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि भारत के कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रति आज पूरा राष्ट्र, पूरा देश, और मैं तो यूं भी कह सकता हूं बड़े गर्व के साथ कि पूरी दुनिया के अंदर आज इस चुनावों की चर्चा है और लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं। और निश्चित रूप से जब टिकटों का निर्णय होगा, हमारा संसदीय बोर्ड उसका निर्णय करेगा। हम लोग पूरे हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने वाले हैं, ये निश्चित। ठीक है सुरेश रोड जी, शाम 6 बजे आपकी तरफ से भी मीटिंग होने वाली है, उम्मीदवारों पर चर्चा रहेगी। बीजेपी का कहना है कि किसी तरह का संशय का माहौल नहीं है, कोई संशय की स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? सोनल जी, जैसे आपने बताया, आज हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में होने जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि लगभग 100 सीट लोकसभा की कांग्रेस पार्टी आज क्लियर करेगी। सीईसी हमारी सबसे एक तरह से बड़ी कमेटी आप कह सकते हैं। स्क्रीनिंग के बाद जो नाम फाइनल होते हैं, कहीं पर सिंगल नाम है किसी सीट पे या किसी पे मैक्सिमम 2 नाम है, तो आज सीईसी की मोहर लगते ही हमारी 100 के लगभग सीटें आज आपके सामने आ जाएंगी। जहां तक हरियाणा की सोनल जी हम बात करते हैं, तो 10 में से 1 सीट इंडिया गठबंधन पहले से क्लियर कर चुका है, डिक्लेयर कर चुका है, और हमारे जो उम्मीदवार हैं गठबंधन के, श्री सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र लोकसभा में दौरे कर रहे हैं। आज भी हमारे कुंडली विधानसभा में थे, मैं आपके चैनल पे जुड़ा, आज 2 दिन बैठ के यहाँ हुई है। तो हम एक उदाहरण पेश कर। सुरेश जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। आपने अभी इंडी गठबंधन का जिक्र किया, इस पर मैं आपसे विस्तार से सवाल लूंगी। हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदर जी, संशय की स्थिति हालांकि दोनों ही पार्टी में जरूर होगी। चैलेंजिंग समय होता है किसी भी पार्टी के लिए, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान चूंकि अगले 1 से 2 दिन में होने वाला है, और ये किसी भी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि पार्टीज ये कह रही हैं कि सिचुएशन एकदम से साफ है। आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। देखिए, ये बड़ा आसान हो जाता है कहना संगठन के लेवल पे, और जो मैसेज जाते हैं ऊपर से नीचे बिल्कुल वही चलता है, लेकिन बहुत सारे गणित राजनीति में देखने होते हैं, और खासकर दिल्ली को तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। लोकल स्तर पे स्थानीय नेता जो अलग अलग बात करते हैं, या अलग अलग जिनके सोच या अलग अलग चीजों को लेकर वो चल रहे होते हैं, जिनमें आपस में तालमेल नहीं होता, उन सभी की बातों को केंद्रीय नेतृत्व को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक ऐसी चुनौतियां होती हैं कि सभी की साथ लेकर चलना है, दिल्ली को ये देखना होता है। और खास बात यह है कि जिस तरह से आप देखिए ना कि 195 सीटों का जब नाम घोषित करते हैं उम्मीदवारों का बीजेपी, तो हरियाणा से एक भी नहीं होता है। इसका मतलब ये भी है कि बीजेपी बहुत संजीदगी से और बहुत सीरियस, वो उनके बारे में हमेशा से माना जाता है कि बीजेपी हर चुनाव को बड़ी
गंभीरता से लेती है, और उसका मतलब यही है कि जो गठबंधन वाली जो स्थिति जो प्रदेश में सरकार चल रही थी, उसको भी कहीं ना कहीं दिल्ली कंसीडर करके चल रही है। भले ही चाहे राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इस चीज को नकारा जा रहा हो, बार बार ये बात कही जा रही हो कि हमें गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एनडीए के तौर पर दिल्ली को ये ध्यान में रखना होता है कि जो घटक दल उनके साथ जुड़े हैं उनको संतुष्ट करना है। ये बहुत सारी चीजें हैं, इतना आसान नहीं होता कि संगठन ने जो कहा है और उसको बिल्कुल नीचे के स्तर पर जाना है। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो ये चुनौती सबके सामने। हालांकि कांग्रेस चुनौती से तो पार पा ली है, क्योंकि जो गठबंधन की एक सीट थी वो कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता उतार दिए गए हैं, लेकिन 9 जो सीटें हैं उन पर अभी असमंजस की स्थिति इसलिए बरकरार है कि पूरा प्रदेश जानता है, कांग्रेस जानती है कि आपस में जिस तरह से मतभेद है जो बड़े नेताओं में, वो कहीं ना कहीं आड़े आने वाली स्थिति है। तो उसको पार पाना, उन सभी धड़ों का ध्यान रखना और उनके लोगों का ध्यान रखना, किसको किसकी उम्मीदवारी है, उनको सबको साथ लेकर चलना और चुनाव में एक अच्छा नतीजा ला सके, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इतनी सारी मंथन होते हैं। तो ये स्थिति है, इसलिए इसको निपटने के लिए बीजेपी आला कमान भी लगा हुआ है और कांग्रेस आला कमान भी लगा हुआ है। तो लेकिन जिस तरह की बात आ रही है, ज्यादा समय है नहीं। कल का दिन बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, आज का दिन कांग्रेस के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे नामों की चर्चा होगी और जल्दी ही 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि दोनों ही दलों से कौन से लड़ाके होंगे जो इस 2024 के रण में उतरेंगे। गठबंधन का आपने जिक्र किया, प्रदेश के गठबंधन को अगर देखें तो एक और गठबंधन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो एनडी गठबंधन। उसके लिहाज से किस तरह से देख रहे हैं सुंदर जी आप? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अभी जो प्रवक्ता हमारे साथ सुरेश रॉड जुड़े थे, उनकी तरफ से एनडी गठबंधन का भी जिक्र किया गया है, तो इसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते। निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक तो एक बढ़त मिलती है, एक कॉन्फिडेंस मिलता ही है कि जब गठबंधन के तौर पर, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने ये कहा कि ये जो गठबंधन है, दरअसल इस गठबंधन में बहुत पहले ही ये टूट जाएगा और कोई कहीं स्थिति पे नहीं पहुंचेगा। लेकिन अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बहुत सारे जो दल हैं उनमें कहीं ना कहीं समझौता हुआ है, सपा और कांग्रेस में यूपी में समझौता हुआ है, तो इस तरह से जो ये समझौता हो रहे हैं कहीं ना कहीं एक इस तरह की बढ़त, एक नैतिक बढ़त तो है। अब दो लोग जब मिलकर जुटते हैं जिनका कुछ जनाधार होता है, तो निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और जो सामने वाला दुश्मन है उसको जहां ये रहा कि ये लोग अलग अलग रहेंगे और वो एक साथ आ जाते हैं, तो वो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर है। तो ये एक सीट भले ही हो, लेकिन एक मैसेज तो है कि दो दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, खासकर मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के लिहाज में, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, तो निश्चित रूप से इस चीज का फायदा मिलता है। और दूसरा जो सामने पार्टी है, बीजेपी को हराने का जब ये कार्यकर्ता दोनों ही पार्टियों का तय करता है कि सामने वाली पार्टी को किसी न किसी तरह से मात देती है, तो उसका मनोबल हाई होता है और ये फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को भी मिलेगा और आम आदमी पार्टी को भी। ठीक है सुंदर जी, बेहद शुक्रिया आपका। एक राजनीतिक आकलन अपने हिसाब से रहता है कि किस तरह से आगे की सिचुएशन रहेगी राजनीतिक रूप से। हमारे साथ दोनों ही प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। देवेंद्र दत्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, सुरेश रोड जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने बीच में आपको टोका था, और जिस तरह से आप ही के सवाल पर मैंने अभी सुंदर जी से भी सवाल किया, तो ये एक नैतिक बढ़त ही इसको माना जाए, एक मनोवैज्ञानिक तौर पर आप इसको देखते हैं इंडी गठबंधन को, या फिर सच में हम माने कि हाँ हरियाणा की राजनीति में कुछ बड़ा फेरबदल कर देंगे आप लोग? सोनल जी, बहुत आपने सब कुछ ही क्लियर कर दिया। सबसे पहले मैं इसको नैतिक विषय बताता हूँ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मुझे यह बात स्वीकार करने में भी आपके चैनल पे कोई दिक्कत नहीं है कि आप पार्टी पहले तो कांग्रेस के खिलाफ ही थी 2014 में। एक तरह से जब हम सत्ता में थे तो ये विपक्ष की पार्टी थी। आज अगर आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक इकट्ठे हुए हैं और इंडिया नाम के गठबंधन समान विचारधारा के सम्मान में बना है, उसमें आपके साथ साथ सपा भी है और भी जितनी भी पार्टियां हैं जो श्री राहुल गांधी की अहिंसा और सत्य की विचारधारा का साथ देने के लिए, एक कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी की तानाशाही की विचारधारा को धराशायी करने के लिए, मैं तो हैरान था बीजेपी की तरफ से कैसा महिमामंडल किया जा रहा था कि विश्व में, अरे जो व्यक्ति अपने देश के अन्नदाता को दिल्ली के बॉर्डर पे आके संभाल नहीं पाए, 700 किसानों की शहीदी हो गई,
बेरोजगार युवा गलियों में घूमते हैं, बेरोजगार 32 साल रोजगार देने की बात के ऊपर कोई जवाब नहीं दे पाए देश का। ठीक जो है, व्यक्ति पुलवामा में इतने हमारे सैनिक शहीद हुए बुरी तरीके से, उनके श्रद्धांजलि तक देने नहीं गए। ठीक है उसने सुरेश जी, विश्व फिलहाल तो सरकार लोकसभा सीटों और उनके उम्मीदवारों पर चर्चा कर लेते हैं। देवेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। देवेंद्र जी। मैं बड़ा इनकी बात सुन करके, सुरेश जी की बात सुन करके बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि किस प्रकार की नैतिकता की बात करते हैं, किस प्रकार के गठबंधन की बात करते हैं। जिन प्रांतों में ये कांग्रेस के साथ नहीं है, वह कांग्रेस को ना जाने किन किन शब्दों से ये लोग अलंकृत करते हैं। अब शब्द भी इस्तेमाल करते हैं और पता नहीं कौन कौन से शब्दों से ये इनको अलंकृत करते हैं। और जहां पर ये गठबंधन करते हैं वहां ये नैतिकता की बात करते हैं। कहां की नैतिकता, किस प्रकार की नैतिकता ये देखते हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूं। मैं केवल एक बात जानता हूं कि इस देश मैं एक बात जानता हूं कि इस राष्ट्र की, सुरेश जी जब आप बोल ठीक है, रहे थे सुरेश जी मैंने बोलने आपको नहीं दीजिए काटा। प्लीज। सुरेश जी आपकी जब आप ओपिनियन बोल भी रहे लेंगे। थे ठीक मैंने है, आपकी बात को नहीं काटा। सुरेश जी जब आप बोल रहे थे ठीक है मैंने देवेंद्र जी, आपकी आप अपनी बात बात को नहीं रखिए। काटा। मैंने बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के आपकी बात को सुनने की चेष्टा की है। यदि आप सुनना ना चाहें, यदि श्रवण शक्ति ना हो तो बोलने का कोई फायदा रहता नहीं। आप बोले हैं, मैं चुप था। आप जब बोलेंगे मैं फिर चुप ठीक है, रहूंगा, जल्दी से मैं अपनी बात बिल्कुल रखिएगा सुनूंगा। देवेंद्र जी। ओके। हाँ। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि कहां का गठबंधन, कैसा इनका भावनात्मक गठबंधन, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। मैं केवल एक बात में अपनी बात समाप्त करता हूं। ये आज मजबूरियों का गठबंधन है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मैं केवल एक बात जानता हूं कि इस देश की जनता, इस देश के लोकतंत्र की व्यवस्था को जिंदा रखने वाले देश के नागरिक ये तय कर चुके हैं कि तीसरी बार भी श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस देश ठीक के है, गठबंधन को प्रधानमंत्री लेकर आपने बनने बात वाले की हैं देवेंद्र और जी। प्रचंड बहुमत ठीक से है, इस हरियाणा में देश के गठबंधन की अंदर क्या स्थिति तीसरी है? बार सरकार बनने वाली है। हरियाणा में गठबंधन की क्या स्थिति है? देखिए, मैंने आपसे निवेदन कर रहा हूं, हरियाणा के अंदर अभी हम जजपा के साथ सरकार चला रहे हैं और इस गठबंधन का निर्णय हमारे केंद्र की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने करना होता है, वो तय करे। तो अभी फिलहाल कोई सिचुएशन इस पर क्लियर नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा सिचुएशन क्लियर नहीं, मैंने ऐसा कहा कि निर्णय केंद्र से होगा, जो होगा। बस इतना कह सकता हूं कि अपना कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे भाव के साथ लगा हुआ है और वो देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री पुनः एक बार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रतिष्ठापित होने वाले हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है सुरेश जी, लगातार जिस तरह के आरोप पहले भी कांग्रेस पार्टी पर लगते रहे कि एकजुट नहीं है, एक राय नहीं बन पा रही है, अब लोकसभा के उम्मीदवारों को लेकर क्या एक राय बन गई है? कब तक संभावना जताएं हम कि हाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा? सोनल जी, जैसे आज शाम को 6 बजे हमारी कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है और लगभग 100 सीट आज लोकसभा की कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर कर देगी और मुझे यह भी उम्मीद है कि हरियाणा में भी खाता खुलेगा। जो हमारी लिस्ट आएगी उसमें आप हरियाणा को सिर्फ खाता ही खुलेगा या कितनी सीटें आएंगी सुरेश जी? नहीं, खाता खुलेगा टिकटों में। सॉरी, टिकटों में आज पहली लिस्ट में हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। बीजेपी की तरह वंचित नहीं रखा जाएगा हरियाणा प्रदेश को। जैसे पहली लिस्ट में हरियाणा को कोई नाम नहीं है। और जो लोकसभा में चुनाव जीतने की बात है सोनल जी, वो हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। गठबंधन हमारी कुरुक्षेत्र की जो आप पार्टी को उम्मीदवार है वो भी जीतेंगे। 9 की 9 पार्टी आज हमारी जो लिस्ट आएगी उसमें जो टिकट होंगे जो रह जाएंगे वो भी 2-4 दिन में, हफ्ते के अंदर हो जाएंगे। 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी भी और गठबंधन की भी, यानी 10 की 10 सीटों पे इंडिया गठबंधन इस प्रदेश में नरेंद्र मोदी को चलता करने के लिए रिकॉर्ड कायम करेगा। तो ये हरियाणा के लोगों के जिम्मे होती है ये चीजें। देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का हमेशा इतिहास जो है वो हरियाणा में रचे। सुनती मेरे ख्याल आप हरियाणा से संबंध रखती है, आप भी जानते हैं और मेरी बात से सहमत हो सकते हैं। और मेरे साथी ने बड़ी अजीब बात बोली अभी, बीजेपी के प्रवक्ता ने, इन्होंने कहा कि गठबंधन के ऊपर बात कर रहे थे। अरे हमने तो अपने गठबंधन में हाथ में उठा के सीट भी डिक्लेयर कर दी। आप सरकार में सत्ता में तो हैं, लेकिन आप चुनाव के लिए गठबंधन में कामयाब नहीं हो पा रहे अभी तक। और दूसरी बात,
अभी कह रहे हैं कि 6 सीट बदली जाएगी जो हमारे ठीक है, कांग्रेस ठीक है, की बहुत बीजेपी बहुत में। जल्दी से देवेंद्र जी। अगर आप सीटी का ठीक है सीटी सुरेश जी, कैंडिडेट को छोड़ते देवेंद्र हैं, जी इसका बहुत मतलब जल्दी से आप हार संक्षेप में मान अपनी बात चुके हैं। रखिएगा सर। ओके, नरेंद्र मोदी जी हार मान चुके हैं, ठीक इससे है स्पष्ट सुरेश होता है जी, वक्त बीजेपी की के कमी है पास मेरे निर्माणीय पास। समिति। ओके, ऑलराइट। सुरेश जी दावा कर रहे हैं हरियाणा की 10 सीटें जीतने का गठबंधन के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं, स्वप्न के ऊपर किसी का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। स्वप्न देखना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, वो जागता हुआ देखे या सोता हुआ देखे, स्वप्न देखना चाहिए। लेकिन अंतर्मन से ये सुरेश जी जहां बैठे बोल रहे हैं, मेरे मित्र मेरे बंधु, इनका अंतर्मन भी जानता है और इनके नेतृत्व का मन भी जानता है कि देश की जनता तय कर चुकी है, देश की ठीक है, जनता पुनः। ठीक है देवेंद्र जी, दोनों ही पार्टीज को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र दत्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश रोड जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही प्रवक्ता अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब देखना यह होगा क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। चाहे वो बीजेपी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आज शाम 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग है। उसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। अब देखना यह होगा कि किस तरह के राजनीतिक समीकरण रहते हैं। फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। ये बड़ी खबर, नकल के मामलों को लेकर बोर्ड का एक्शन, नुहू से बड़ी खबर। इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लगातार हम इस खबर पर चर्चा कर रहे थे और अब ये एक बड़ी अपडेट है। पेपर आउट करने वाले गिरोह तक बोर्ड पहुंच चुका है। पिनगमा के परीक्षा केंद्र से ये पेपर आउट हुआ था। नकल विरोधी दस्ते एक्टिव हैं और किस तरह से नकल रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई कल, वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे थे। ये एक बड़ी अपडेट है जहां अब बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो नकल के जो गिरोह हैं उन तक पहुंच चुके हैं। नकल माफिया पर प्रहार करने के मकसद से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष खुद, जिन्होंने कल जो है कृत संकल्पता दिखाई थी इस पूरे मामले को लेकर, और आज एक बड़े तिलिस्म को तोड़ने का प्रयास किया गया है। एक परीक्षा केंद्र में इस वक्त हम आए हैं। यहाँ पर नूह का परीक्षा केंद्र है, ग्राउंड जीरो पर जो है आप देख पाएंगे तस्वीरें। यहाँ पर खुद बोर्ड के अध्यक्ष पहुंचे हैं और एक बच्चे को यहाँ पर जो है पुलिस टीम के द्वारा उनको हैंडओवर किया गया है। हालांकि जो अगर मैं बात करूं, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव के उड़नदस्ते के द्वारा यहां पर इस बच्चे को अंदर से पकड़ा गया था और जब ये फोन इसके कब्जे से लिया गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एजुकेशन नाम से विद्यालय शिक्षा बोर्ड के एक लोगों के साथ एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में करीबन 213 सदस्य हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी भी हमारे साथ हैं। सर, शुरुआत की गई है, कल आपने कहा था कि पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा, आज शुरुआत की है। शुरुआत में क्या सामने आया फिलहाल की अगर बात करें? यहाँ पर आने के बाद जब हमने चारों तरफ से देखा कि कुछ भीड़ इकट्ठा है, वहाँ से किसी स्टूडेंट को हमने पकड़ा जो यहाँ नकल करवाने आए थे। उनसे पता लगा कि जब हमने उनके मोबाइल को चेक किया तो एक ग्रुप बनाया जिसके 213 मेंबर हैं और उसके अंदर उस क्वेश्चन पेपर भी मिला उसके अंदर, और हमने उसे डिकोड कर लिया। बहुत जल्दी हम उनको पकड़ लिए। जाहिर तौर पर अभी क्योंकि परीक्षा लगातार जारी है सर, तो आज जो है ये माना जाए कि नूह में जिस तरह से नकल माफिया हावी था, ये पर शिकंजा कसा जाएगा, एक प्रहार किया जाएगा। एकदम इस ग्रुप माफिया को आज हम ध्वस्त कर देंगे और आज पूरी की पूरी इसकी कड़ी निगरानी रखेंगे, उसको हम एकदम खत्म कर देंगे। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा भी इस बात को लेकर कहीं न कहीं अगर मैं बात करूं, बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव के द्वारा आश्वस्त किया गया था कि पूरी तरह से, और एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज़ पर जो है वो तमाम चीज़ें इनके द्वारा साझी की गई थी कि किस तरह से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। और पूरा अमला आप देख पाएंगे, बड़ी तादाद में, दर्जनों की तादाद में यहाँ पर विद्यालय शिक्षा बोर्ड से अधिकारी कर्मचारी आए हैं और पूरी तरह से जो है इस तिलिस्म को तोड़ने के मकसद से नकल माफिया जो है, क्योंकि पूरा हरियाणा एक तरफ और नूह मेवात के परीक्षा केंद्र एक तरफ, तो इस तरह की जो तस्वीरें आई थी काफ़ी खौफजदा थी, काफ़ी चौंकाने वाली थी। और उन तस्वीरों को देखने के बाद जिस तरह से आज वो तस्वीरें यहाँ पर देखी भी गई थी, लेकिन जब विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का उड़नदस्ता यहाँ पर आया, उनकी टीम यहाँ पर आई है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली और तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे। छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम प्रदेश की अहम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज़।